Hello guys, welcome back. In this video, we are going to discuss another company जिसका PE लेस देन 20 है currently, जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहा है. लास्ट ईयर से इस ईयर की रेवेन्यू ग्रोथ ग्रेटर देन 20-25% है. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी में एस इन्वेस्टर्स मुकुल अग्रवाल एंड आशीष कचोलिया हैव अराउंड क्लोज टू 50-52 करोड़ इन्वेस्टेड. सो ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि वाई सच अ स्मॉल कैप बिजनेस में such legendary investors invest किया. तो without further ado, let's go and study about this unique company. सो टुडे जिस कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, दैट कंपनी इज कॉल्ड विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड. इट इज वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड ईपीसी कंपनीज. ठीक है, ये वर्ड डाइवर्सिफाइड काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है. वाई? बिकॉज ये कंपनी अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स काम करता है. इट्स नॉट जस्ट इनटू सोलर ईपीसी. फॉर एग्जाम्पल लाइक यू सी केपीआई ग्रीन एनर्जी, राइट? वो सिर्फ सोलर ईपीसी करते हैं, विंड में भी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं. बट दिस पर्टिकुलर कंपनी 3-4 सेक्टर्स में है. एंड इनफैक्ट एक बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर में फ्यूचर में एंट्री भी करने वाले. सो वेयर आर दे प्रेजेंट राइट नाउ? दे आर प्रेजेंट इन द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट. एज यू नो, ये वाला T&D, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम साइट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पावर, राइट? जैसे ये अपना ईपीसी प्लांट्स हो गए, जहाँ पे आपका सोलर प्लांट्स एंड ऑल एवरीथिंग है, मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रांसफर करना पड़ता है थ्रू दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन टावर्स टू योर लोकल म्यूनिसिपैलिटीज, टू योर लोकल हब्स, जहाँ से घर में इंडस्ट्रीज में पैसा पावर ट्रांसफर होता है. सो दिस एक पर्टिकुलर सेगमेंट इटसेल्फ इसमें टेलविंड है, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है. सेकेंड इज ऑब्वियसली सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स, राइट? जो 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 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 500 गीगावाट का हम लोगों का इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है ऑफ क्लीन एनर्जी बाई 2030. एंड उसमें से आई थिंक 60% इज गिवन डायरेक्टली टू सोलर. तो सोलर ईपीसी की ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत तेजी से हो रहा है इन द कंट्री. देन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, पाइपिंग, नए नए जगह पे वाटर की पेनिट्रेशन को बढ़ाना इन साइड इंडिया. तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन भी करता है कंपनी. यूनिक प्ले इन दिस इज दैट ऑब्वियसली द लॉजिक हियर इज दैट इसमें भी टेलविंड है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मॉडर्नाइज आवर रेलवेज, राइट? उसमें जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रहा है ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके, एनी सॉर्ट ऑफ अदर थिंग, उसमें भी ये पर्टिकुलर कंपनी काम करता है. कंपनी का प्रेजेंस है पैन इंडिया. 45 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स किया उसने, 14 स्टेट्स में काम कर चुके हैं. सो इट्स नॉट लाइक अ वेरी जोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड कंपनी. अक्रॉस इंडिया काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हुआ है. they have active in 16 states with 190 plus projects and locations. ऑर्डर बुक कंपनी का एज ऑफ 2 जुलाई 2026 इज अराउंड 6,400 करोड़. बहुत बहुत हाई ऑर्डर बुक. हाई ऑर्डर बुक ऑब्वियसली मैं आई एम नॉट टेलिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटम, बट अगर आप देखोगे इस कंपनी का जो FY26 का ओवरऑल रेवेन्यू था फॉर द इंटायर ईयर वाज अराउंड 1,250 करोड़, राइट? तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 5x ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक विजिबिलिटी दिख रहा है, विच इट सेल्फ इज गाइडिंग कि हम लोगों को इन्वेस्टर्स को क्या समझ में आना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमारा ऑर्डर बुक गाइडेंस है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कमिंग 2-3 ईयर्स में भी कंपनी अगर 25-30% से भी ग्रो करता है, द रेवेन्यू विजिबिलिटी लुक्स वेरी क्लियर. एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी ईपीसी और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन कंपनी अगर उनका ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू विजिबिलिटी मोर देन 3 टाइम्स होता है. वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया हैव वाटर सेगमेंट में. वीएटेक वाबाग के पास है. देन यू हैव दिस पर्टिकुलर कंपनी जिसका इतना हाई नंबर्स मैंने देखा है. लीडरशिप भी कंपनी का अच्छा है. दे हैव प्रोमोटर्स विद 71 years ऑफ क्यूमुलेटिव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम लगते हैं. सो एक बार बात कर लेते हैं क्विकली ऑन 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 देयर कोर बिजनेस वर्टिकल्स इन थोड़ा डिटेल ओवर. ठीक है, ट्रांसमिशन, सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? ये पर्टिकुलर कंपनी EHV सेगमेंट में ज़्यादा काम करता है, विच मीन्स ट्रांसमिशन लाइन्स अप एंड अबव द 765 किलोवोल्ट रेंज. अंडरग्राउंड EHV केबलिंग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं. We'll look at some of the important growth triggers in this particular segment. ओवर में देख लेते हो कि देखो मल्टीपल स्टेट्स में 400 kV का ट्रांसमिशन लाइन बैठा है, 400 kV एंड 220 kV ऑफ सबस्टेशन प्रोजेक्ट्स फॉर यूटिलिटीज एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेट PGCIL जो है हमारा, उनके लिए किया है. दे आर वर्क इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एज वेल. सोलर EPC जो कंपनी का मैनेजमेंट का फोकस है कि दैट by FY27 60% of the revenues needs to come from solar EPC projects, right? और ये interesting fact है कि 2-3 quarters back
सॉरी 2 years बैक अगर आप जाके FY24 में देखोगे, द प्रेजेंस ऑफ सोलर ईपीसी वाज ऑलमोस्ट आई थिंक नेग्लिजिबल टू 10 to 12%। तो उससे आप 60% ग्रो कर रहे हो। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनी बहुत एग्रेसिवली ग्रो करने का प्लान कर रहा है। एंड द रीजन वाई इतना एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है इज बिकॉज रिसेंटली दे हैव एक्वायर्ड अ पर्टिकुलर कंपनी कॉल्ड NOPL। ठीक है। एंड NOPL के पास ना PM कुसुम के अंदर दे हैड अ सोलर पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 969 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी। और ये जो पोर्टफोलियो था, दिस वाज लाइक एन IPP पोर्टफोलियो। मतलब NOPL वाज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो बेसिकली गवर्नमेंट्स को एंड ऑल ऑफ दिस, जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब MSEDCL हो गया, ये सब हो गया, इनको पावर बेचने की कॉन्ट्रैक्ट्स था फॉर ओवर 20-25 years। एंड कंपनी ने जब इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर कंपनी को खरीदा, सो दे गॉट एक्सेस टू दैट इंटायर EPC प्रोजेक्ट विच दे विल ऑब्वियसली एग्जीक्यूट टिल द एंड ऑफ 2027। तो लार्ज स्केल यूटिलिटी सोलर प्रोजेक्ट्स करते हैं महाराष्ट्र में, इवैक्यूएशन वर्क करते हैं, मल्टी लोकेशन सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है कंपनी के पास। ठीक है। इंटरेस्टिंग। थोड़ा देख लेते हैं वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करते हैं कंपनी। दे डू वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाते हैं, इनटेक ऑयल एंड ओवरहेड रिजर्वायर्स, रूरल एंड अर्बन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मैं वही बोल रहा था, दे आर नॉट मच इनटू डिसैलिनेशन एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बट दे आर इनटू वाटर ट्रीटमेंट, जो बहुत बड़ा एक टैम है इटसेल्फ। एंड देर ऑल्सो इनटू मेकिंग एंड क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर रूरल एंड अर्बन वाटर। पंपिंग स्टेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, सारे चीज में टर्नकी प्रोजेक्ट्स भी करता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द इंटायर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो इज थ्रू टू बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स। वन इज द प्रधानमंत्री हर घर जल योजना, एंड द सेकेंडली ऑब्वियसली इज द जल जीवन मिशन। इसमें कंपनी का ग्रोथ तो है, टेलविंड भी है, बट द प्रॉब्लम विद वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद द गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर वाटर सेगमेंट इज दैट जल जीवन मिशन से कंपनी का बहुत रिसीवेबल्स बढ़ गया है। विल गेट टू दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो ऑल्सो। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन प्राइमरी सेगमेंट है जहाँ पे वेयर दे वर्क। ट्रैक्शन सबस्टेशन में भी काम करते हैं, अंडरग्राउंड EHV केबलिंग में भी काम करते हैं, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दे आर वर्किंग। सो वेस्टर्न रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका है कंपनी। दे वर्कड अक्रॉस मल्टीपल रेलवे जोन, सो काफ़ी ऑलरेडी एक्सपोजर है टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। एंड एनीथिंग रिलेटेड टू इंडियाज रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, दिस कंपनी विल बी अ बेनिफिशियरी फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड टेलविंड। जोग्राफी प्रेजेंस देख लो, 22 यूनिक स्टेट्स में सर्व किया है, 190 एक्टिव साइट्स है। यू कैन सी द सेग्रीगेशन एंड द पर्टिकुलर वे दिस कंपनी हैज स्प्रेड इटसेल्फ अक्रॉस इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में मोस्टली पावर, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मोस्टली पावर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, गिवन द फैक्ट दैट वेस्टर्न इंडिया रिसीव्स अ लॉट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। Then there you can see a concentration of water and water infrastructure projects in the northern and central part of India. Solar project में also central and western side में है, and so this is like well diversified across the country. ठीक है। now let's look into why ये कंपनी का सबसे बड़ा ट्रिगर है, राइट। सबसे बड़ा ट्रिगर इज दैट their acquisition of NOPL solar projects. So what is in this particular acquisition, how is this going to help this particular company? तो प्राइमरीली ये कंपनी को हेल्प कैसे कर रहा है, दो लीवर है। एक लीवर इज एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा लीवर इज दैट इट ट्रांसफॉर्म्स इट फ्रॉम एन EPC प्लेयर इनटू एन इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म। ठीक है। प्योर प्ले EPC प्लेयर था कंपनी, अभी इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गया है। क्यों? बिकॉज ये जब वो सेट कर देगा ये पर्टिकुलर IPP प्रोजेक्ट जो NOPL के साथ है, विच इज नाउ देयर एक्वायर्ड कंपनी, तब वो सिर्फ EPC करके नहीं अपना रेवेन्यू कमाएगा। इट विल बी एबल टू सेल पावर अंडर PPAs दैट इज बीन ऑलरेडी साइन फॉर 20-25 years। और द बेनिफिट ऑफ ऑल डूइंग दिस इज दैट ये जो EPC बिजनेस कोई भी होता है ना, इसमें ना बहुत लंपीनेस होता है। For example, sometimes you will see a big part of the EPC contract getting completed in 6 months. Sometimes you'll see for the next 6 months कुछ काम ही नहीं हो पाया in that EPC project because of weather problems, because of labor shortage, because of variable third secondary factors that are not in the control of the particular company. तो इससे क्या होता है, EPC companies जो pure play होते हैं, they do not get a higher EBITDA multiple, they don't get a higher PE multiple because the
visibility of revenues becomes lesser if they're just a pure play EPC contractor. But now if you're able to sell your own power जो तुम्हारा कैप्टिव प्लांट में है to external to other people, then what happens is that you can make sure that your company has access to better revenue visibility in terms of annuity income for a very long period of time. एंड ऑल्सो ये जो सेकेंडरी ये जो 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 आप जब आईपीपी करते हो आप देखोगे कि द मार्जिन ओवर देयर आर स्ट्रक्चरली मच हायर. वो वही मैं बोल रहा था, क्रिएट्स अ स्टेबल एंड प्रेडिक्टिव लॉन्ग ड्यूरेशन कैश फ्लो दिखता है आपको, इंप्रूव्स रेवेन्यू विजिबिलिटी, इनहेंसेस ओवरऑल अर्निंग सस्टेनेबिलिटी, प्राइमरी अर्निंग्स क्वालिटी इंप्रूव होता है. ठीक है, बिजनेस रेजिलियंस फिक्स हो जाता है बिकॉज डिपेंडेंसी ऑन साइक्लिकल ईपीसी ऑर्डर इनफ्लो एंड ईपीसी एग्जीक्यूशन रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो ये प्राइमरी सिनर्जीज है. सेकेंडली वैल्यू क्रिएशन की तरफ से क्या है, एवरेज एनुअल रेवेन्यू पोटेंशियल इज 525 crores हर साल दैट द कंपनी विल बी एबल टू अर्न थ्रू एनुइटी कैश फ्लोज, एनुइटी रेवेन्यूज फ्रॉम द एनओपीएल एक्विजिशन, जो डायरेक्टली उनका बॉटम लाइन में ट्रांसफर होता है बिकॉज एबिटा मार्जिन हियर इज 85 to 88%. जब आप नॉर्मल कोई भी जब आप प्योर पे ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर होते हो राइट, इन दैट केस योर एबिटा मार्जिन इज बिटवीन 20-25%. बट जब आप आईपीपी हो जाते हो, जब अपना खुद का पावर जनरेट करते हो अपने एरिया में एंड देन यू सेल इट, देन द मार्जिन्स आर सिग्निफिकेंटली हायर. सो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली कंपनी के रेवेन्यू की एक विजिबिलिटी बढ़ती है एंड सेकेंडली द मार्जिन्स ऑब्वियसली विल एक्सपैंड एज दिस पर्टिकुलर एनओपीएल की जो भी 969 मेगावाट की प्लांट है, एज ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी मेगावाट कम्स इनटू फंक्शनैलिटी. ठीक है, इसमें भी 80% लैंड सिक्योरिटी था एनएपीएल के पास और 100% इंस्टॉलेशन पार्टनर्स आइडेंटिफाइड थे, विच मीन्स दैट इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग टू मेक दिस पर्टिकुलर project the company itself is ready. So we can expect that this will go through well. ठीक है, that is well. And the major off taker जो main है जो पावर बेसिकली पीपीए साइन किया है विथ एनओपीएल, दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज महाराष्ट्रन गवर्नमेंट MSEDCL, एंड सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ कौन ये पावर को कंज्यूम करेगा. ठीक है, एंड जनरली गुजरात एज वेल एज महाराष्ट्र की जो सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स एज वेल. सो इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल्स प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, ये समझ लिया आप लोगों ने. नाउ ऑर्डर बुक देख लेते हैं एक बार. तो ऑर्डर बुक करेंटली 6,400 crores, बेसिकली 60% सोलर, रिमेनिंग पावर टी. थोड़ा सा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, remaining is water infrastructure, but they're very selective in water infrastructure projects and railway infrastructure projects. So majorly right now solar and power T&D will be the type of work they'll do. If you look at it carefully, government जो order book की type mix है, government is 24%, PSU is 15% and private sector is 61%, which is a good sign because you would ideally not want an order book where the government mix is more than 50%, because then obviously the receivables can be an issue, because it is often seen that government clients do not pay on time. So that can be a problem. Financial snapshot, कंपनी ने बहुत अच्छा Q4 FY26 किया था. इनफैक्ट EBITDA मार्जिन्स भी ग्रोथ हुए थे, पैट मार्जिन्स भी ऑल टाइम हाई विथ ऑल टाइम हाई पैट था. For the last 4 years you can see the company has been consistently growing at 25-30% growth rate, which is again a very good sign. Margins are around 14%, so looks very clean and looks the logic and everything looks very good. अब थोड़ा आ जाते हैं and let's study about the other growth triggers that this particular company has. NOPL के बारे में we have already discussed. Second growth trigger we have seen that इनका अभी 6,400 crore की order book visibility है, so that itself is a very good thing. Solar के बारे में we have discussed that solar EPC is now the primary growth driver and the company is targeting to contribute 60% of FY27 revenue, जो कि around 1,320 to 1,500 crore की revenue directly only through solar EPC. तो which means that the company is जो guided, company management ने जो guidance दिया है for the FY27 end revenues is around 2,200 crores from the current 1,250 crores. So you can see that's almost like an 80% rise in revenue that the particular company is planning. So this is a very very strong guidance given by the management. So ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि if they are able to achieve it or not. ठीक है, पावर T&D के बारे में we had to discuss a little more because
ये मैं बोलना चाहता था कि द इंडियाज ट्रांसमिशन बैकबोन एक्सपेंशन driven by REC and power grid is accelerating, right? Vikran operates at the technically demanding end, 765 kilovolt AIS and GIS substations and EHV transmission lines, where competition is thinner than the 132 to 220 kilovolt. इसका benefit क्या है? एक तो because they're operating at a significantly demanding zone of the transmission lines and all of the substations. Competition less है. Competition less होने से क्या होता है कि you have some sort of lesser competition obviously, and obviously इसमें less है because you have some sort of a technical expertise that the competition is not able to regulate, and because you're operating at a higher substation and higher kilovolt, the operating margins at these levels should also be higher. ठीक है. Power T&D is guided to contribute around 30% of FY27 revenues, so that itself is again a very good thing. Power T&D order pipeline is also robust. Management has been very selective in bidding, जो मैं आपको बोल रहा था. Last 18 months they have not so that's a different thing. Let's come over here. With India's grid capex running at 2.5 lakh crore annually, national जो electricity plan है, the addressable market for EHV substation alone is several thousands of crores. ठीक है. एंड जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है ना टी का, इनमें बहुत स्टेबल मार्जिन रहते हैं, बिटवीन 15 to 17%, हिस्टोरिकली स्टेबल रेंज है. सो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, यू जस्ट नीड टू गेट, you have to bid for further tenders in this T&D segment and get the orders. Once you get the orders, then you are able to execute them, because आपके एरिया में ऐसे भी the competition is lower. Then you come to this very important thing जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फैक्ट दैट इनके पास ना जल जीवन मिशन के रिसीवेबल्स 400 करोड़ से आउटस्टैंडिंग है. दैट इज अ प्रॉब्लम व्हेन यू वर्क एक्सक्लूसिवली विद गवर्नमेंट क्लाइंट्स इन एनी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट. और इनके साथ यही प्रॉब्लम हुआ है. 400 करोड़ इनके फंसा हुआ है. दे हैव डन द डिलीवर्ड द जॉब बट दे हैव नॉट रिसीव द मनी. 400 करोड़ ऑफ रिसीवेबल्स पेंडिंग. और ये रिसीवेबल्स जब तक नहीं आते बैलेंस शीट में ना, they won't be able to use this money to further deleverage their balance sheet, or do anything, use that money for any investments. Or sometimes what happens is that you might have to, for working capital you might have to get more debt, right? So but the interesting and the good thing is that Q1 FY27 में 17 to 18 crore की गवर्नमेंट से पेमेंट आया है. एंड इफ दिस रन रेट इज मेंटेन फॉर 4 quarters, we can expect around 72 to 80 crores of money coming in. So that would obviously lower the receivables and improve the lower the debtor days, जो अभी बहुत भयानक 296 days पे है. And so that is something that is elevated, but we expect that to normalize as the mix shifts to private sector solar clients. Obviously गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर पे मास्टर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर सोलर क्लाइंट्स, एंड देयर पेमेंट साइकिल्स आर ऑब्वियसली मच बेटर. फुल रिकवरी ऑफ द 400 crore JGM रिसीवेबल्स आइडियली मुझे नहीं लगता एक साल में होगा. विल टेक मल्टीपल 2-3 years अनलेस द गवर्नमेंट इज एबल टू पे द मनी इन अ मच फास्टर रन रेट. एंड इफ दे गेट दैट मनी दैट डायरेक्टली एज टू 400 crore ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दैट कैन ड्रामेटिकली इंप्रूव दर वर्किंग कैपिटल रेशियोज. आई मीन इंडस्ट्री नॉर्मलाइजेशन डेटर डेज अराउंड 150 से 180 days है, आपका ऑलमोस्ट 2x है. तो आप समझ रहे हो कि कितना ऑपरेटिंग इनफिशिएंसी हो रहा है इधर. मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी विल टर्न पॉजिटिव बाय FY28. यही प्रॉब्लम होता है जब तक यू नीड टू सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर. ऑब्वियसली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यू विल गेट एवरी हाफ अ क्वार्टर एंड फॉर द फुल ईयर. So what you guys need to do is you guys need to see that the receivable days are coming down, the debtor days are coming down. If that is happening, they're getting the money in their khata, then there is a very high chance that there's a re-rating in this particular stock. अभी 150 to 180 days का टारगेट है कंपनी के पास. The next important and interesting segment for the company is the data center EPC. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें वो लोग घुस रहे. It's a new vertical optionality. Management has engaged Ernst & Young as a consultant to prepare for data center EPC bids. अब देखो why is this making sense for them is because they're already operating in 3 out of 4 data center infrastructure pillars. क्या है वो? एक है पावर जनरेशन, वो कैसे है? सोलर EPC कैप्टिव पावर. एक है ट्रांसमिशन ऑफ पावर, जो पावर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं ऑलरेडी. एक है वाटर सेगमेंट, जहाँ पे ऑलरेडी दे आर डूइंग वाटर ट्रीटमेंट. वाटर कूलिंग एंड कूलिंग सर्विसेज शुड नॉट बी अ वेरी बिग डिविएशन फ्रॉम द काइंड ऑफ वर्क दे डू. सो नेचुरल फिट है कि EPC ऑर्डर्स फॉर डेटा सेंटर्स में भी ये कंपनी जाए, right? Because they can be able to provide the entire gamut of services, right? So the the company is targeting 100 crores of order book in FY27 from this vertical.
Data centers are private sector driven, तो obviously pay cycles will be much faster and better margins than government EPC. तो margin में भी better, working capital efficiency में भी better. So this is definitely a segment जो आप हम लोगों को track करना पड़ेगा. We need to see that if there is a 100 crore target जो है ये दिखता है क्या, इज देर एनी न्यू फाइलिंग, एनी न्यू अनाउंसमेंट कमिंग इन ऑफ देम विनिंग एनी डेटा सेंटर ईपीसी अपॉर्चुनिटी. अगर ये होता है anything linked to AI, anything linked to AI proxy, it is itself generating a very high margin and it is also a very fast growing segment. तो further re-rating possibility इससे भी आता है. FY27 में टारगेट 100 करोड़ की ऑर्डर की है, बट लॉन्गर टर्म इंडिया डेटा सेंटर मार्केट इज एक्सेप्शनली अंडर पेनिट्रेटेड. तो वी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो द मार्केट 3x by 2028. 900 megawatt currently है to 2.73 gigawatt of 3 gigawatt of data centers by end of FY28. It's nothing new, ये होना ही है. The market itself would be a 50,000 crore plus cumulative EPC opportunity market. इधर अगर वो लोग 1% भी शेयर लाते हैं तो 500 करोड़ की ऑर्डर बुक आराम से बन सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 years. So you need to see if this thing is actually translating into any revenue for the company, any orders for the company. It could be an additional optionality जहाँ से बहुत order visibility दिख सकता है. The seventh trigger, another very interesting trigger is India market में as we see they are present in 16 to 20 states already. ठीक है, तो international expansion makes is obviously the next step. तो market entry they are trying to do in Middle East and Africa region. The management is actively evaluating opportunities in the Middle East and select African markets. ठीक है, African market में क्यों? If you guys follow KPI Green Energy, you will see that Botswana है जो Central African region है, यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा solar radiation पड़ता है. So if you do solar EPC projects there, obviously the amount of energy you will be able to derive from your solar EPC projects will be much higher, right? तुम्हारा yield बहुत ज़्यादा होएगा. So it makes sense for those region में ज़्यादा solar EPC होने का. And the government of Africa, government of Botswana, government of South Africa, all of these regions are very pro towards helping companies जो IPP plants या CPP projects उधर करना चाहते हैं. And so this is obviously a very easy market to understand why they would want to expand there. Middle East maybe they want to expand, but there's no further, nothing is clear about any types of order visibility or orders won up till now. तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि if there's anything new coming in. So ये सारा was the various triggers that we wanted to cover. अब थोड़ा रिस्क के बारे में बात भी कर लेते हैं because risk is also important. रिस्क क्या है? Obviously you are supposed to फर्स्ट इज एनओपीएल की एग्जीक्यूशन. ठीक है, 969 मेगावाट अक्रॉस 150 साइट्स में आपको जाके ये पर्टिकुलर आईपीपी प्लांट्स बनाने हैं. इट्स नॉट दैट इजी. Obviously different areas will have different problems related to land evacuation coordination. तो अगर कोई डिले होता है इधर, obviously then the timeline shifts and then the revenue visibility, the margin expansion visibility all goes down the drain and all goes towards the late, postpone हो जाता है. So ideally execution of the NOPL is one of the biggest things. तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्वार्टरली कितना मेगावाट कमीशन हो रहा है, कितना लैंड एक्विजिशन हो रहा है, कितना इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है. दिस द कंपनी KPI Green Energy, I keep referring to it. Why? Because ये पर्टिकुलर कंपनी का सेम प्रॉब्लम है. They are not able to commission their commission higher levels of megawatts for their IPP plants, जिसके वजह से इनका गाइडेंस की इशू हो रहा है right now. And the same thing could go wrong with Vikran if they are not able to execute. So we need to look at that very carefully. Credit downgrades हो सकते हैं. Obviously India ratings could downgrade them to A minus to in BBB plus अगर operating cash flow continues to remain negative. ठीक है, negative operating cash flow right now है, we know major part is because of the receivable issues and a higher mix of government clients. We need to see definite improvement in the working capital cycle in the debtor days for them to get further re-rated. कुछ इशू होता है, इंक्रीज होता है बोरोइंग्स में, तो आप नेगेटिव क्रेडिट रेटिंग हो जाएगा. एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल इलॉन्गेशन के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्पोकन. EPC मार्जिन में भी प्रेशर रह सकता है. लार्ज फॉर्मेट सोलर EPC मार्जिन आर अंडर स्ट्रक्चरल प्रेशर फ्रॉम चाइनीज मॉड्यूल सप्लायर्स गेनिंग प्राइसिंग पावर एंड इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम KEC, टाटा पावर, ग्रीनको EPC आर्म. इफ ब्लेंडेड EBITDA मार्जिन्स ड्रॉप then PAT could fall by 55 to 60 crores in the base case. ठीक है, प्रोमोटर और गवर्नमेंट रिस्क हो सकता है. देखो ये पर्टिकुलर कंपनी में ना बहुत ज़्यादा FII DIS की प्रेजेंस नहीं है. एंड वॉट एवर इट वॉज, इट हैज़ थोड़ा रिड्यूस ओवर द लास्ट क्वार्टर. ठीक है, दैट इज इट सेल्फ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन. ठीक है, बट जो इनका मार्की द प्रोमोटर है
they have not sold stake. So that is the only good factor here. So we need to see the promoter does not sell any of his particular stake, our related party transactions नहीं हो जाता है. We need to look at all of these things थोड़ा carefully. अब बात कर ले little bit about the scale at which the company has grown. मार्च 2020 में 440 करोड़ की yearly sales था. Now that's grown to 1250 crores. That itself is around 3x growth in 5 years, in 6 years, which is very good. इनका जो OPM margin है, that has kind of remained stable post March 2022. 15 से 17% के बीच में. नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया से स्केल किया है. From 10 crores in March 2022 to 92 crores, that's a 9x jump in net profit. 3 years में 34% of top line growth, 30% of profit growth. Very consistent, I would say, performance for an EPC company जिसके पास IPP नहीं था. And for a company that worked exclusively mostly with government clients. Interesting thing, government company की debt to equity is around 0.2. I expected it to be much higher, but it is not so. I will come to that. ROC is around 16.6%, ROE 10%, 11% है. P is very okay. मेरे हिसाब से it's not at all expensive for the rate at which it is growing. It is also discounted compared to some other EPC players like Kalpataru projects and all, जो 20 to 24 की 25 plus की P पे है. ROIC is obviously around 12%. I would ideally want ROIC to be at the same level as ROC. But that's okay. We can obviously come. It all depends on the type of projects they do and eventually the margin of projects they do, which is expected to be higher. So ROIC and ROC should further expand. Interesting thing ये यहाँ पे थोड़ा बात करना पड़ेगा. Reserves बहुत अच्छी से grow हुआ है. 1200 crore की reserves है. 3x growth in reserves in the last 1 year. Obviously borrowings ज़्यादा नहीं है कंपनी के खाता में. Long term borrowings are not much. Short term borrowings obviously थोड़ा elevated है. Mostly because I think because of the receivables issue, and the major problem for this company is lower valuation and any risks that they have to credit rating and all is operating activity में. अगर आप देख लो cash flow तो negative है, बहुत ज़्यादा negative है. Almost 4x rise in operating CFO negative हुआ है compared to March 25. And if you open and see, you will see obviously receivables is the major problem. इसमें 400 करोड़ तो जल जीवन मिशन के वजह से है. And hopefully the company receives money from the government. This should clear up and you'll see cash flow from operations break even by FY27 and FY28 as the management is kind of guiding. All depends on the government payouts. Assets के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. Fixed assets कंपनी के पास 21 करोड़ की है right now. They have around 2500 crore of other assets, which is 1000 crores in trade receivables and other asset items. थोड़ा जाके I would suggest इसके बारे में पढ़ लेना. Why for a year, what is the reason for their other asset items to be such higher? From there you can get this data from the annual report. Now promoter में थोड़ा बात करते हैं. Rakesh Mardherkar is the person who is the main promoter. In fact, he's increased his stake in March 26, which is always a good sign जब a promoter buy करता है, which shows he has conviction in his business. This person is also very active during the quarterly and the yearly con calls. So promoter active and interested in the business is also a very good thing. The only problem here is FIS, GIS stakes को थोड़ा reduce कर रहे हैं. But as I said, two very interesting and three very astute investors here. Ashish Kacholia, Mukul Agarwal and Ashish Agarwal, they hold greater than 1% stake. So, and the reason they hold this stake is because of the areas this particular company is trying to work in. So that's about it. एक बार I will now discuss a little bit on valuation. देखो कंपनी का 2200 करोड़ की टारगेट है to grow its revenue. This year की revenue FY26 end में it was 1250. तो अगर आप 2200 को 1250 से divide करोगे, you'll see that growth rate is around 80% से ज़्यादा. So PEG ratio comes out to be 20/80, which is 0.4, right? If I'm not wrong. 0.4 की PEG ratio है, highly undervalued from a earnings growth potential. Second important cheese is what could be the PE of the stock on a 1 year forward basis, right? Right now, what is the yearly profit of 92, right? अगर मैं मेंटेन करके चलता हूँ, steady रहता है, OPM से around 14-15% and similar tax payouts and all, I can extrapolate 92 and grow it by 1.8. So that would ideally be around 160 crores of
प्रॉफिटेबिलिटी नेक्स्ट ईयर, आई एम नॉट पुटिंग इन एनी ऑपरेटिंग लेवरेज. अगर आप 9927 को 160 से डिवाइड करते हो, 1927 डिवाइड बाई 160, तो आपका 12 की पी रेशियो आ रही है ऑन अ 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस. तो दिस इज इटसेल्फ अनदर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली चीप थिंग वैल्यूएटेड स्टॉक. रीजन इतना चीप होने का ये है विच वी हैव डिस्कस सम ऑफ द रिस्क, बट द फैक्ट दैट इतने सारे सेक्टर्स में द कंपनी वांट्स टू एंटर एंड सारे टेलविंडेड सेक्टर है, सारे सनराइज सेक्टर्स है, राइट. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सेक्टर. कंट्री में इवैक्यूएशन का पावर का इवैक्यूएशन का इतना प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इतना प्रॉब्लम है, इतना पावर जनरेट हो रहा है, एंड 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 पॉइंट तक पहुंच नहीं पा रहा है. सो then you have the expansion market itself. Africa itself is a huge market. then आप EPC undertaking, आपका जो ऑर्डर बुक रेवेन्यू विजिबिलिटी है वही 3x 4x 5x के आसपास है, विच मीन 2-3 years के तो ऐसे ही रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रहा है विदाउट एडिशनल ऑर्डर इनफ्लो. देन यू हैव द डेटा सेंटर मार्केट. अगर आप डेटा सेंटर EPC में जाते हो, then in that particular segment itself you can win out to 500 crores of order in the next 3 years. देन यू हैव रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन. अगर आप कोई मेजर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट उठाते हो इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एडिशनल ऑर्डर बुक फ्रॉम दैट. सो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को अगर आपको खेलना है विद अ कंपनी जो टर्न अराउंड हो रहा है, एंड विद अ कंपनी जो एक जे कर्व ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में घुस रहा है, available at a mere 2000 crore market cap, where 3 astute investors have more than 50 crore invested. So you need to understand कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, but obviously at the same time you will have to look for the valuation, not for the valuation, you will have to look for all the triggers to fire. And Vikrant Engineering could be a case of multi-bagger returns, both in terms of re-rating and very strong EPS accretion over the next at least 3 to 5 years. स्टॉक प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं. IPO के बाद से इट हैज़ बीन ऑब्वियसली एट अ डाउन ट्रेंड, प्राइस डिस्कवरी हो रहा था. Then from this point of view, some amount of buying has come in and the stock has started to move up in an uptrend. Obviously nothing is confirmed. 200 day की moving average line अभी visible हुआ है, so we will not be able to say that stock is in stage to uptrend till the price crosses the 200 day moving average. But one interesting चीज जो हमें दिख रहा है is that the stock is moving upwards, राइट. अगर आप ठीक से देख रहे हो तो हायर लो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सॉरी हायर हाई स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कंटिन्यूअसली. सो दिस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज अ साइन दैट द स्टॉक इज सीइंग सिग्निफिकेंट बाइंग. ठीक है, बाइंग हो रहा है. विल हैव टू लुक आउट. ऑब्वियसली सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा एंड देन मेक अ बाइंग थीसिस. ऑब्वियसली वी आर नोबडी टू से दैट वी आर एबल टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक. So this is all for research and information purposes. So that is all. Hope you guys like the video. अगर अच्छा लगा है तो please like and subscribe and check out all the other multi-bagger and opportunity series video. More than, I think now we'll have more than 15 plus episodes there. So वो सारा check करना and see you with another interesting video in the next episode. Bye.